जितेंद्र सिंह साहब, आपका स्वागत है। वो एक गाना है कि इस ज़मीं से आसमां तक मैं ही मैं हूँ। अर्थ साइंसेस डिपार्टमेंट, स्पेस, ये दोनों जितेंद्र सिंह साहब के पास है। हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में सत्ता और व्यवस्था दोनों की जिम्मेदारी जिन महकमों पर होती है, पीएमओ और डीओपीटी, वो भी आपके पास है। इसके अलावा कई दूसरे मंत्रालयों की भी जिम्मेदारियां हैं। इतना सब कुछ आपके ज़िम्मे है, इसके बाद भी आप समय निकाल करके आए। आपका स्वागत, धन्यवाद। आज कुलगाम में 2 आतंकवादियों को ढेर किया हमारी फोर्सेस ने। 2 रोज़ पहले पुलिस फोर्स पर हमला हुआ। ये ठीक है कि पिछले 2.5 वर्षों में 370 की वापसी के बाद वहाँ आतंकवादी हमलों में कमी आई है। हालात पहले जैसे नहीं रहे हैं, लेकिन आतंकवाद एक बड़ा खतरा आज की तारीख में भी है। माइक सर। धन्यवाद, धन्यवाद राणा यशवंत जी। इंडिया न्यूज़ के मंच से आपने ये आयोजन किया। सबसे पहले तो मुझे इसकी प्रशंसा भी करनी है और सराहना भी कि आपने बहुत सारे ऐसे विषयों को उजागर करने का एक अवसर दिया मीडिया के माध्यम से। आपने कहा कि मैंने अपना समय निकाल करके यहाँ पहुँचा, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबका साझा काम है एक दूसरे के साथ सहयोग करना। और आप जैसे अपने आरंभिक रिमार्क्स में कह रहे थे कि अर्थ साइंस भी है, स्पेस भी है, तो इससे पहले कि आपके मूल प्रश्न पे आऊँ, मुझे लगता है ये बात साझा करने में आपको दिलचस्पी भी होगी और हमारे सब दर्शकों को भी, कि आज से 1-1.5 वर्ष के बाद पहला मानव भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, गगनयान। लेकिन एक बार फिर से ताली उस समय बजेगी जब मैं उसके साथ एक दूसरी बात ये भी जोड़ दूं कि लगभग उसी समय हमारा एक भारतवासी 5000 मीटर नीचे समंदर की तह तक जाएगा। सो इंसिडेंटली दिस इज गोइंग टू हैपन ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली, क्योंकि कोविड के कारण गगनयान में थोड़ा विलंब हुआ और साथ ही साथ अर्थ साइंसेस के विभाग और मंत्रालय की ओर से तैयारी थी कि नीचे जो हमने, क्योंकि बेइंतहा संपत्ति छिपी हुई है समुद्र की तह पर, जो आने वाले समय में भारत की आर्थिक व्यवस्था का एक बहुत बड़ा एक अंग बनने वाली है, द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमी ऑफ इंडिया। और यही एक देश है भारत जिसके नाम पर एक समुद्र का नाम रखा गया, इंडियन ओशन। तो कभी आपने सोचा कि ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉन्टिनेंट, इज अ कंट्री, इज एन आइलैंड, बट नॉट द ओशन इज नॉट नेम्ड आफ्टर इट। तो शायद जिन्होंने रखा उनको अंदाज़ा था कि कितना बहुमूल्य ख़जाना इसके अंदर छिपा हुआ, वो हम खोजने के लिए हमने प्रयास शुरू किया है समुद्रयान का। और उसी सिलसिले में एक मानव भी जाएगा और लगभग द टाइमिंग विल बी अप्रॉक्सीमेटिंग ईच अदर। तो ये बात यकायक मुझे कहने का मौका मिला आपके ओपनिंग रिमार्क सुन करके। अब जहाँ तक आपने बात की है कश्मीर की, इसमें कोई संदेह नहीं और ये दुनिया बात मानती है कि पिछले 1.5-2 वर्षों में, लगभग 2.5 वर्षों में परिस्थिति बदली है। बहुत सारे ऐसे, और केवल सुरक्षा के स्तर पर नहीं, वो तो आपने कहा, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मल्टीपल लेवल्स, प्रशासनिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, मानवीय स्तर पर, उदाहरण के तौर पर अनेकों ऐसे कानून, ऐसे प्रावधान जो सारे देश में लागू वहाँ नहीं थे और कोई कारण नहीं था। उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, चाइल्ड मैरिज एक्ट, बाल विवाह। मुझे नहीं लगता विश्व का कोई ऐसा देश है जिसको आपत्ति होगी बाल विवाह के रोकथाम पर ना मालूम क्या कारण थे, क्या स्वार्थ था, क्या प्राथमिकता थी जिसके कारण ये कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। डाउरी एक्ट, अब ये तो वो प्रावधान है जिसको लेकर के विश्व की ह्यूमन राइट्स लॉबीज दिन रात हल्ला करती हैं। ये किसी मुल्क या किसी देश की सीमाओं से लांघ करके मानव जाति के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक तो सामाजिक स्तर पर बेटियों के अधिकार, बार बार उसकी बात की जाती है।
उसका मैं उल्लेख करना दोहराना। डॉक्टर साहब ये सही है आप जो कह रहे हैं। मैंने ये माना कि जैसे ही वहाँ से 370 की वापसी होती है, हिंदुस्तान के तमाम दायरे में एक नागरिक की हैसियत से जिस आदमी को जितना अधिकार होना चाहिए, जम्मू कश्मीर के नागरिक के पास भी उतना ही आया, वो भी हिंदुस्तान का नागरिक बना। सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर के दायरे में रहने के बाद भी हिंदुस्तान के बाकी नागरिकों की तरह वो अपने आप को महफूज नहीं पाता है। वहाँ खतरा उसकी जान पर लगातार है, आतंकवाद वहाँ बना हुआ है। इसको सरकार बार बार कहती है ख़त्म करेंगे, लेकिन वो खतरा कभी जाता नहीं। नहीं, अगर आप स्पेसिफिकली इसी विषय को लें तो यदि आप आंकड़ों का सहारा लें, बिकॉज टुडे वी लिव इन एन एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट, तो पहले की तुलना में कई गुना कम हिंसा की वारदातें हो रही हैं, कैजुअल्टीज़ बहुत कम हुई हैं पहले की तुलना में। बल्कि इसके विपरीत मैं तो ये कहूँगा और बिना संकोच के कि आज के दिन द टेररिस्ट और द मिलिटेंट इज ऑन द रन, और भागते भागते छटपटाहट में वो सॉफ्ट टारगेट्स को टारगेट करता है क्या कि उसको कहीं ना कहीं न्यूज़ स्लॉट मिल जाए बाई एंड लार्ज। और दूसरा जो हृदय परिवर्तन भी हुआ है, श्रीनगर की आम गलियों कूचों में बाज़ारों में चलने वाला आम व्यक्ति, विशेषकर युवा, वो देख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जितने अपार असंख्य अवसर देश भर में इस समय उपलब्ध हुए हैं, द इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज एंड एवेन्यूज, ही डजंट वांट टू मिस द बस। क्योंकि कश्मीर का युवा बहुत एस्पिरेशनल है, बहुत ज़हीन भी है। आप देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज में देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखिए, एंड ही डजंट वांट टू मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज उसने देखा कि पिछले 25-30 वर्ष, 2 पीढ़ियाँ इसकी बहुत ज़रूरी मोड़ पे आप आए हैं। ये जो छुटपुट घटनाएं हो रही हैं वो इसलिए कि अभी तक भी जो कुछ एक इन्फिल्ट्रेशन बाकी है, वो कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरह से माहौल ख़राब हो, बिकॉज देयर इज़ अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन द कंटिन्यूएशन ऑफ मिलिटेंसी एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ टेररिज्म। और इस वेस्टेड इंटरेस्ट में, माफ़ कीजिएगा, ना केवल बाहर की ताकतें तो ही हैं, कुछ भीतरी ऐसे तत्व भी हैं, चाहे वो व्यापार से जुड़े हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़े हैं। तो कई ऐसे भी राजनीतिक हैं और राजनीतिक दल हैं जो 25-25, 30-30 साल इसीलिए वहाँ पर अपनी सत्ता जमाए रखे क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव था। देवर ऑपरेटिंग इन वैक्यूम। मेंबर पार्लियामेंट बन जाते थे 10% वोटर टर्नआउट से। तो मैंने उस दिन संसद में कहा था, बहुत हल्ला हुआ उस बात को लेकर के कि क्या एक दिन आएगा कि न्यूनतम तय कर दिया जाएगा 15-20 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, देयर शुड बी सम थ्रेशोल्ड लिमिट जब वोटर टर्न हो। लेकिन ये सब देवर द बेनिफिशरीज ऑफ मिलिटेंसी, ऑफ टेररिज्म, ऑफ दैट मेहम, ऑफ दैट वैक्यूम। तो इसलिए इसको जब वो देखते हैं कि हालात बदल रहे हैं तो उन्हें अपना वेस्टेड इंटरेस्ट जाता हुआ नजर आता है। इसलिए मुझे लगता है इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन कुल मिलाकर के जो सामाजिक स्तर पर परिवर्तन हुआ है मिलिटेंसी को लेकर के, मिलिटेंसी की सोच को लेकर के, आज वहाँ पर तिरंगा भी लहराया जाता है, आज वहाँ पर भव्य कार्यक्रम होते हैं जब गणतंत्र दिवस होता है। एक ज़माना था जब एक बहुत बड़ा इशू बन जाता था वहाँ पर तिरंगा अगर लहराया जाए। जी डॉक्टर साहब, मोटे तौर पर आप ये कह रहे हैं, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लोगों को भी समझना चाहिए कि कश्मीर में जो आतंकवाद रहा है वो अपने आखिरी पड़ाव की तरफ है, वो ख़त्म होने की तरफ है। मैं तो ये कहूँगा कि आखिरी चरण है, आखिरी अध्याय है। दिस इज द लास्ट चैप्टर। टारगेट किलिंग को आप यही मानते हैं? टारगेट किलिंग जो है ना बहुत ही आसान होता है, और यहाँ इन फैक्ट टू पुट इट इन अदर वर्ड्स, दिस इज सॉफ्ट किलिंग, सॉफ्ट टारगेट किलिंग। अब मैं चल रहा हूँ, कोई और चल रहा है तो उसको गोली मार दो, खबर तो बनी जाएगी। सो टू मेक दैट ऑल्सो इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द डेस्परेशन टू मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट। जी, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा वजूद वहाँ से हटता जा रहा है, हमारा अस्तित्व लुप्त होता जा रहा है, तो उसको किस तरह से बरकरार रखें। सो दे आर ट्राइंग टू हैंग ऑन टू समथिंग विच इज गोइंग आउट ऑफ देयर हैंड्स। लेकिन डॉक्टर साहब, कश्मीर में ये जो हमले आतंकवादियों के होते हैं, फारूक साहब कहते हैं कि अगर इस तरह के हमलों को रोकना है, कश्मीर में हालात ठीक करने हैं, तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। नहीं, देखिए, किसी भी जिम्मेवार व्यक्ति के लिए ये समझना लाजिम है कि बात किससे करनी है, किस देश से करनी है। इसके लिए हमारे पास एक विदेश मंत्रालय मौजूद है। ना मैं अधिकृत हूँ, ना कोई और अधिकृत है। यदि वो ये कह रहा है तो whoever says this is jumping the gun, which we under Prime Minister Modi have learned not to do। अब करनी है कि नहीं करनी है, ये एक विदेश नीति का पहलू है। और दूसरी बात ये कि जैसे ये कहा गया अब से पहले भी कि as long as Pakistan is known to be supporting terrorism, sponsoring terrorism, promoting terrorism, it will not be easy for India to engage in a dialogue।
जी। अब ये उनका एक स्टैंड है भारत का, विच इज़ एन ऑफिशियल पोजीशन विच हैज़ बीन डिलीजेंटली अराइव्ड एट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दूसरी राय होनी चाहिए, विशेषकर यदि हमें अपने देश, अपने राष्ट्रवाद की प्राथमिकता पर विश्वास है। डॉक्टर साहब, कश्मीर से मैं दूसरी तरफ मुड़ना चाहता हूं, लेकिन एक चीज़ जो हिंदुस्तान का आम आदमी जानना चाहेगा, जो आपके विरोधी हैं कहते हैं कि पिछले 2.5 वर्षों में 370 की वापसी के बाद वहाँ हालात बदले नहीं हैं, सरकार ने तरक्की और बेहतरी के जो बातें कहीं वैसा कुछ हुआ नहीं है। मैं आपके ज़रिए जानना चाहता हूँ, कश्मीर में आज की तारीख में पिछले 2.5 वर्षों में क्या बदलाव आया है, क्या बेहतरी है? देखिए, जैसे मैंने कहा आरंभ में, सामाजिक स्तर पर भी हुआ, मानवीय स्तर पर भी हुआ, न्याय भी मिला, भेदभाव जाता रहा। क्या ये एक बहुत बड़ी विडंबना नहीं थी कि 70 वर्ष से वहाँ पर रह रहे पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था? आज के युग में तो आप विदेश में भी चले जाएं तो कुछ वर्षों के बाद ग्रीन कार्ड मिल जाता है। और ये वो वर्ग था जिसमें से निकल करके 2 व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बने, श्री इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। मैं कई बार कहता हूँ कि परमात्मा ने इन्हें बचा लिया। ये भी सारे पश्चिम पाकिस्तान से आए थे, सियालकोट, डॉक्टर मनमोहन सिंह ज़िला झेलम से आए थे। इंद्र कुमार गुजराल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के ग्रेजुएट थे। खुदा ना खास्ता ये जाकर के जम्मू सेटल हो जाते तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी से ये वंचित रह जाते, तो कितना बड़ा मानवीय अन्याय था। हैविंग सेड दैट, अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं कि जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, मैं तो ये कहूँगा कि ना केवल बहुत से प्रोजेक्ट्स को गति मिली है, बल्कि अनेकों ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो राजनीतिक कारणों से रोक दिए गए थे। उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है रावी नदी पर, जिसको कहते हैं शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट। जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर यह लगता है। इत्तेफाक से उसका एक हिस्सा मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का भाग है, दूसरा हिस्सा गुरदासपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का भाग है, जिसकी प्रतिनिधित्व वर्तमान में सनी देओल कर रहे हैं। 45 वर्ष से उस प्रोजेक्ट को रोक के रखा गया था, क्योंकि अगर वो प्रोजेक्ट चालू हो जाता है, जो शायद अभी 1.5-2 साल में हो जाए, तो सारे का सारा क्षेत्र सिंचाई से मालामाल हो जाएगा, इरिगेशन एंड पावर बोथ। और उसके लाभार्थी रहेंगे जो सीमावर्ती ज़िले हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बोथ पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। लेकिन शायद कोई वोट बैंक की राजनीति थी, या कश्मीर केंद्रित राजनीति थी, घाटी केंद्रित राजनीति थी, वो विडंबना भी जाती रही। और ये हुआ संभव प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से, क्योंकि प्रधानमंत्री ने हमें ये सिखाया, क्योंकि मैं पूर्वोत्तर में भी रहा, कि जहाँ जिस चीज़ की कमी रह गई है या कोताही रह गई है, उसकी हमने भरपाई करनी है। वोट बाद में देखा जाएगा, वो जनता फैसला करेगी। अब ये वो सरकार नहीं है कि कोई रेल मंत्री बन जाता है तो सबसे पहले अपने गांव में रेलवे स्टेशन बनाता है, चाहे कोई मुसाफिर है कि नहीं है। हम पूर्वोत्तर में थे, तो पूर्वोत्तर में आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। देश का सबसे पहला सिट्रस फ्रूट पार्क बनाया गया, स्पेशलाइज फ्रूट पार्क, इजराइल के सहयोग से। इजराइल के एम्बेसडर से हमने पूछा, वो कहने लगे कि सबसे अनुकूल स्थान रहेगा मिजोरम। अब आप बताइए, मिजोरम में कभी हमारी सरकार नहीं बनती, एक सांसद आते हैं चुन करके, वो भी हमारी पार्टी के नहीं है। तो हमने एक नया पॉलिटिकल कल्चर देने का प्रयास किया, और ये पॉलिटिकल कल्चर जो मोदी जी ने पिछले 7-8 वर्षों में सारे देश में एक नई संस्कृति को स्थापित करने का प्रयास किया, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर इन संवैधानिक बाधाओं के कारण उससे छूट रहा था। और मुझे लग रहा है पिछले 1.5-2 वर्षों में, और इससे हमारा माइंडसेट बदलेगा। वो एस्पिरेशनल माइंडसेट जो इस समय देश भर में है, वो शायद जम्मू कश्मीर में इस कारण नहीं हो रहा था, क्योंकि एक तरह का कंडीशनिंग कर दी गई थी जी। तो इस डेवलपमेंट के साथ सड़कों का जाल बिछ चुका है। अभी हाल ही के दिनों में 25 प्रोजेक्ट इकट्ठे घोषित किए गए, पावर प्रोजेक्ट्स, हवाई अड्डे, जहाँ जहाँ कहीं आपने सोचा नहीं था, किश्तवाड़ जैसे स्थान पर हवाई अड्डा बन रहा है। तो कहने का, और ये सब कुछ पिछले मोदी सरकार के चलते हुआ। हाँ, जितना मोदी सरकार के द्वारा या प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रयास था, उसको शायद उतनी गति नहीं मिल रही थी जो मिली अभी पिछले 2.5-3 वर्षों में। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक स्तर पर क्या कारण था कि देश भर में जिला परिषद थे, जम्मू कश्मीर में नहीं थे, ये मोदी जी ने ही करवाए। पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे थे, वहां की जो सत्ताधारी पार्टियां थी वो इसका खिलाफ थी, लेकिन प्रधानमंत्री के आग्रह पर वहां पंचायती चुनाव हुए, उन्होंने उसको बाइकआउट कर दिया। अनुमान आप दे सकते हैं, डीडीसी के इलेक्शंस हुए और जाहिर है उनका देश भर में जिक्र हुआ, क्योंकि वो शांतिपूर्ण चुनाव हुए थे। कश्मीर में उस तरह के चुनाव कभी हुए नहीं थे।
अब चूंकि विधानसभा चुनाव की बात होती है, कोई तारीख आप बता सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा कब तक अस्तित्व में आ सकती है? ऐसा है राणा साहब, ये एक ऐसा प्रश्न है जो मीडिया को पूछने में बहुत मज़ा आता है। और यकीन जानिए, मैं सुबह सोच रहा था, एक डेढ़ घंटा मैं यही मंथन में लगा रहता हूँ कि किसी भी नेता को पूछ लीजिए, उसको जवाब देने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उसको लगता है कि खबर छप जाएगी और रोज़ आप देखते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि भारत में एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अंतर्गत एक चुनावी आयोग है। ये मात्र और मात्र उसका अधिकार क्षेत्र है। ना मैं अधिकृत हूँ, ना वो दूसरे नेता लोग अधिकृत हैं जो कह देते हैं कि साहब मार्च में होगा, जुलाई में होगा, जनवरी। जब चुनावी आयोग कहेगा, हाँ मैं बात कर सकता हूँ अपने संगठन की ओर से। भारतीय जनता पार्टी हर समय हर चुनाव के लिए तैयार है, 24/7। हम वो नहीं है कि जो चुनाव के समय मंदिरों के चक्कर लगाते हैं। हम 24 घंटे 7 दिन 365 दिन तैयार हैं, चाहे वो पंचायत का चुनाव, चाहे विधानसभा का हो। हमारे यहाँ तो ये एक प्रथा है कि आज एक चुनाव समाप्त होता है और दूसरा चुनाव चाहे 2 वर्ष के बाद हो, उसकी बैठक उसी दिन हो जाती है। अभी आपका इशारा जिस पार्टी की तरफ था, अगर उसका कोई नुमाइंदा हमारे पास आएगा तो हम आपका सवाल पूछेंगे ज़रूर। लेकिन एक बड़ा संकट इस देश में ये दिख रहा है कि संघीय व्यवस्था में एक संकट है। केंद्र सरकार राज्यों के बीच में केंद्रीय एजेंसियों को लेकर के टकराहटें बढ़ती जा रही हैं। कई राज्यों में, बल्कि गैर बीजेपी राज्यों ने जो सहमति दे रखी थी सीबीआई को अपने आने और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की, उसको उसने वापस ले लिया है। इस संकट को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे बहुत अच्छा किया आपने ये प्रश्न किया, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिसे मुझे लगता है कि उतनी चिंता नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। एंड दिस इशू इज़ टू लार्ज टू बी लेफ्ट टू ओनली टू द पॉलिटिकल थिंकर्स। ये समाज से जुड़ा विषय है, राष्ट्र से जुड़ा विषय है। अब जैसे आपने सीबीआई की बात की, 8 प्रदेश ऐसे हैं लगभग जिन्होंने सीबीआई के जनरल कंसेंट को विड्रॉ किया। जनरल कंसेंट का अर्थ यह है कि अगर सीबीआई किसी प्रदेश में कोई छानबीन करना चाहे तो उसे एक स्टैंडिंग परमिशन रहती है। इन्होंने विड्रॉ किया, चलिए मान लिया, और इन्होंने तर्क दिया कि हमें सीबीआई पर विश्वास नहीं है, हमें केंद्र सरकार पर विश्वास नहीं है, केंद्र सरकार हमारे खिलाफ सीबीआई को इस्तेमाल करती है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन मेरा इनसे ये प्रश्न है कि आपने जनरल कंसेंट तो विड्रॉ कर लिया, लेकिन जब आपको सहूलत हो, जब आपको अनुकूलता हो, तो आप सीबीआई को केस रेफर कर देते हैं। तो पहले तो ये इंडिया न्यूज़ के आगे ये स्पष्ट करें कि वेदर दे ट्रस्ट सीबीआई और डोंट ट्रस्ट, और दे सेलेक्टिवली ट्रस्ट, और दे ट्रस्ट एंड आल्सो मिसट्रस्ट। डॉक्टर साहब, इंडिया न्यूज़ जब उनको सूट कर, व्हेन दे हैव टू फिक्स एन एडवर्सरी, दे इमीडिएटली रेफर द केस टू सीबीआई। या कभी उनके गले की हड्डी बन जाता है जी, कोई ऐसा विषय आ जाता है कि वो अपने सर से उतारना चाहता है, तो भेज दो केंद्र के सीबीआई को। लेकिन अगर सीबीआई अपने तौर पर कोई जांच करना चाहे तो देन द कंसेंट इज विथड्रॉन। तो ये जो दोहरी डुप्लिसिटी है, आई थिंक दैट इज मोर हार्मफुल देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज दिस डुप्लिसिटी एंड हिपोक्रेसी, मोदी जी ने भरपूर प्रयास किया है देश को, देश की राजनीति को इससे निकाल करके नई संस्कृति स्थापित करने का, और मुझे लग रहा है कि लोग आम इस बात को समझते भी हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि इंडिया न्यूज़ बताया कि सीबीआई पसंद है कि नहीं में ये ममता बनर्जी शरद पवार को बताना चाहिए कि सीबीआई पसंद है कि नहीं है। लेकिन सवाल मेरा आपसे है कि ममता बनर्जी और शरद पवार जैसे लोग जो शत्रप हैं, वो सवाल करते हैं केंद्र पर कि केंद्र ने अपनी एजेंसियों के ज़रिए हमारे भीतर मेरे लोगों को बदनाम करने और पार्टी को बदनाम करने की, सरकार को बदनाम करने की कोशिशें की हैं, इसलिए इंटेंट पर सवाल खड़ा करते हैं। ऐसा है, actually this perception on their part is also born out of their own conditioning, क्योंकि 10 साल के यूपी राज में वो यही सब करते रहे। आपने देखा गुजरात में क्या किया था इन्होंने जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे। लेकिन दाद देनी चाहिए मुख्यमंत्री के तौर पर, मोदी जी ने एक दिन भी सीबीआई का कंसेंट विड्रॉ नहीं किया, बल्कि सहयोग किया। 8-8 10-10 घंटे एरोगेशन चलता था। अब चूंकि ये करते रहे पिछले 60-70 साल, तो इन्हें लगा कि अब ये लोग आए तो ये भी वही करेंगे जो हम करते रहे। लेकिन इन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि दिस इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस। अब दूसरी बात ये है कि अगर ये भी माना लिया जाए, जैसे ये कह रहे हैं, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि इन संस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है इनके खिलाफ, तो फिर ये सिलेक्टिवली इन संस्थाओं का सहारा क्यों लेते हैं जब इनको जरूरत पड़ती है? जैसे महात्मा गांधी अहिंसा को लेकर के
परिभाषा देते थे तो वो कहा करते थे कि नॉन वायलेंस इज नॉट अ वर्च्यू ऑफ द मीक और द फीबल. You can justify yourself to be a practitioner of non-violence when you have all the arms, all the ammunition, all the armamentarium to attack your adversary and still you decide not to. अब ये क्या करते हैं, जहाँ किसी को फिक्स करना है, जहाँ किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो सीबीआई को केस रेफर कर दिया जाए, लेकिन सीबीआई अपने तौर पर अगर यहाँ आपके प्रदेश में आती है तो उसको इजाज़त नहीं है. तो व्हाट काइंड ऑफ वर्च्यू इज़ बीइंग फॉलोड बाय देम, पहले तो ये बात करें. और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि ये इनको अपनी माइंड की कंडीशनिंग है जो इको हो रही है. आज भी लगभग 8 वर्ष गुजर जाने के बाद कोई भी मंत्री नहीं है मोदी सरकार का जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप आया हो. आप मेरे साक्षी हैं, बताइए कोई है तो. लेकिन पिछले 10 साल के मंत्रियों के आज भी भांटे खुल रहे हैं. लेकिन होना तो विपरीत चाहिए ना. यूजुअली इट इज द इनक्यूम्बेंट इन पावर हु हैज द प्रिविलेज, द प्रेरोगेटिव टू इंडल्ज इन करप्शन. उसके हाथ में सत्ता भी होती है, उसके हाथ में सरकार का खजाना भी होता है. वो 8 वर्ष में ऐसा कोई आपके आगे उदाहरण नहीं आया, लेकिन पिछलों के अभी भी चिट्ठे खुल रहे हैं. लेकिन तो ये इस तरह की विडंबना से निकले के बाद उनकी मानसिकता इस प्रकार की बन गई है कि वो सोचते हैं कि जिस प्रकार का हमारा रवैया रहा वही रवैया वर्तमान सरकार का भी होगा. मैंने कहीं आंकड़ा देखा कि अब सीबीआई अलग अलग राज्य सरकारों से जो गुजारिश करती है मामलों को दर्ज कराने की अनुमति लेने की, उसमें 18% को ही मंजूरी मिलती है. संकट ये है कि किसी राज्य सरकार के ज़रिए कहा जाए केंद्र से कि आप चीफ सेक्रेटरी और आप अपने डीजीपी को भेजिए, और सीएम कहे कि नहीं भेजा जा सकता है, तो ये संघीय व्यवस्था के भीतर एक बड़े संकट का संकेत है. इसको केंद्र सरकार कैसे हैंडल करने की सोच रही है? आपने बिल्कुल ठीक कहा. और मैं तो ये, जैसे मैंने कहा कि दिस इशू इज़ लार्जर, टू लार्ज टू बी डिस्कस्ड इन अ लिमिटेड सर्कल. ये जिस संविधान और जिस मूल भाव से, जिस स्पिरिट से इस संघीय ढांचे की व्यवस्था को स्थापित किया गया, उसकी उल्लंघना है जी. अब देखिए, संविधान के निर्माता कितने बुद्धिमान थे, डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथी. जो आज हो रहा है या जो कुछ प्रदेश सरकारें कर रही हैं, इसको कैसे निपटा जाए, इसके खिलाफ भी कोई प्रावधान हो सकता था, लेकिन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि आज से 75-74 वर्ष पूर्व संविधान के निर्माताओं ने भी नहीं सोचा था कि राजनीति करने का स्तर इस हद तक गिर जाएगा कि हम अपने ढांचे की ही उल्लंघना करने लगेंगे. That in our over enthusiasm to oppose the adversary, we'll be ready to destroy the system. जी डॉक्टर साहब, आप आए और देश के कुछ ज़रूरी और बुनियादी सवालों पर बहुत खुल कर के आपने बात रखी, लेकिन चूंकि अपनी बात की शुरुआत आपने गगनयान से की, इस देश की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है और उसकी कामयाबी हो, उसकी शुभकामनाएं इंडिया न्यूज़ की तरफ से हैं. मैं 1-2 सवाल कार्तिक जी सवाल करना चाहते हैं. खैर, मैं सिर्फ इतना सवाल करना चाहता था. आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल के आए हमारे मंच पे. पहली बात तो क्या आप, क्योंकि आपका इलेक्शन क्षेत्र है, आपकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी भी उसी क्षेत्र से आया है, तो आपको लगता है कि जम्मू और कश्मीर रीजन के बीच में जो दूरियां बढ़ी थीं और बढ़ाने की कोशिश चल रही थी, क्या ये डिस्पेंसेशन पिछले 2 साल में उसको कम करने में सक्सेसफुल रही है और वो एक समांतर सिचुएशन वहाँ पर पैदा हो पाई है पिछले 2 साल में? नहीं, आपने ठीक कहा कि आपकी ऑब्जर्वेशन भी ठीक है कि इस तरह की भेदभाव चूंकि होता रहा और ये इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट था कि वो हमारी मानसिकता में भी धर कर गया. लेकिन बहुत गंभीर प्रयास के बाद पिछले 7-8 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो धारणा निकालने का काम किया है, और न केवल प्रशासनिक स्तर पर बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर. अब आप देखिए, एक छोटी सी बात शायद जो बहुत ज़्यादा नोटिस ना की गई हो, प्रधानमंत्री जब जम्मू कश्मीर का दौरा करते भी थे यूटी बनने के बहते, तो इस बात का ध्यान रखते थे कि तीनों क्षेत्रों में वो विजिट करें. और बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ कि एक ही दिन में सुबह ले पहुंचे, दोपहर को जम्मू और शाम को श्रीनगर, जस्ट टू बैलेंस दी सेंसिटिविटीज़. क्योंकि उनको ये ध्यान में था, उनको ये समझ में था
कि देयर हैज़ बीन अ क्यूमुलेटिव हर्ट अफ्लिक्टेड ऑन दी साइकी। और जहाँ तक ज़मीनी स्तर का संबंध है, पिछले 8 वर्षों में जिस भी राशि का वितरण हुआ, जिस भी प्रोजेक्ट की घोषणा हुई, यदि जम्मू में हुआ तो कश्मीर घाटी में हुआ, अगर कश्मीर घाटी में हुआ तो जम्मू में हुआ। बल्कि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स, जैसे जम्मू को हमेशा शिकायत रहती थी कि साहब कश्मीर में सब कुछ चला गया, जम्मू में नहीं मिला। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनको परिस्थितियाँ कुछ अलग किस्म की होने के कारण कश्मीर घाटी में विलंब हो गया, लेकिन जम्मू में वो तेज़ गति से चले। जैसे बायोटेक पार्क, दोनों जगह बने थे। यहाँ का बायोटेक पार्क जो मेरे ही क्षेत्र में अब तैयार हो चुका है, वहाँ अभी उसको लैंड एक्विजिशन इत्यादि के विषय हैं। इसी प्रकार 2 एम्स जम्मू का शुरू हो गया, सेकंड बैच है, कश्मीर का भी होना है। रिंग रोड फर्स्ट फेज जम्मू में शुरू हो गया। ये ऐसे प्रोजेक्ट साइमल्टेनियस थे। तो कहने का तात्पर्य है कि केंद्र की ओर से देयर हैज़ बीन अ वेरी कॉन्शियस एफर्ट कि कहीं ऐसा लगे भी ना कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड अपीयर टू हैव बीन डन, कि किसी तरह का भेदभाव क्षेत्रीय किया जा रहा है। क्योंकि मोदी जी को उस क्षेत्र का अनुभव है, उनको ये भी मालूम है कि जो क्यूमुलेटिव जख्म वहाँ पर साइकी पर पड़े हैं, उन पर मरहम लगाने का काम भी उन्हीं के माध्यम से होना है। और पर्सनली आई थिंक हर 3 महीने में उनका दौरा रहा। बहुत कम इस बात का जिक्र किया जाता है कि पूर्वोत्तर में जहाँ मोदी जी, क्योंकि अब आपका चैनल वहाँ पे भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ है, लगभग 55 बार दौरा किया है मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में। मुझे लगता है कि सारे पूर्व के प्रधानमंत्रियों की संख्या आप गिनती कर लो तो पूर्वोत्तर कोई इतना नहीं है। और उसका नतीजा ये है कि आज पूर्वोत्तर एक न्यू इंजन हिंदुस्तान का बनकर के खड़ा हुआ है। पूर्वोत्तर का उदाहरण दिया जाता है उसके डेवलपमेंट मॉडल। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में कोई 3 महीने नहीं गुजरे, कोई 1 क्वार्टर नहीं गुजरा जब वो वहाँ ना पहुँचे हों, अब बीच में कोविड काल को छोड़ करके। तो कहने का तात्पर्य है कि बहुत गंभीर और बड़ी कड़ी मेहनत से ये प्रयास किया गया है टू ओवरकम दी वुंड्स एफ्लिक्टेड इन द पास्ट। डॉक्टर साहब, आप आए इंडिया न्यूज़ के मंच पर और आपने अपनी बातें खुल करके रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.